बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशन पढ़े थे इसकी आई स्टडी 7 की। हमारी बात यहाँ पर अगर हुई थी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करेगी, पास्ट इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट बनेगा या नहीं बनेगा। बनेंगे इन रेयर केसेस, हमें पता नहीं होगा कि वो हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं, लेकिन मोस्ट केसेस में हमें पता होगा कि कोई इवेंट हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट बन रहा है कि नहीं बन पाएगा। उसके बाद हमने कहा एक पहचान उसकी है कि आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ना हो अदरवाइज देन टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अगर इस बात का जवाब आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। जिस चीज को आप अपने फ्यूचर एक्शंस के थ्रू अवॉइड कर सको वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे कि हमने कल की क्लास में ओवरहॉलिंग की एग्जाम्पल पढ़ी और इस तरह की और एग्जाम्पल्स भी हम कवर करने लगे। पैराग्राफ 19 इसी सिलसिले में आपको और गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है और क्या कहता है, it is only those obligations arising from past events existing independently of an entity's future action। वो इवेंट्स हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, वो पास्ट इवेंट्स हमारे लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट बनेंगे जिनको हम अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड ना कर सकें। दैट इज व्हाट द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस दैट आर recognized as provision। Examples of such obligations are penalties or cleanup cost for unlawful environmental damage, both of which would lead to an outflow of resources embedding economic benefit in settlement regardless of the future action of the entity। ठीक है जी। तो अगर आपका वही मामला है कि किसी साइट को आपने क्लीन अप करना है ड्यू टू डैमेज या कंटामिनेशन, तो अगर वो काम करने की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन मौजूद है तो वो काम करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, फाइन या पेनल्टी वगैरह पे करना। तो इस तरह के जो दीगर एग्जाम्पल हम साथ में कवर करते हैं। सिमिलरली एन एंटिटी रिकॉग्नाइजेस अ प्रोविजन फॉर decommissioning cost, dismantling cost of an oil installation or a nuclear power station to the extent that the entity is obliged to rectify the damage already caused। In contrast, because of commercial pressures or legal requirements, an entity may intend or need to carry out expenditure to operate in a particular way in future, for example by fitting smoke filters in certain type of factory, because the entity can avoid future expenditure by its future actions, for example by changing its method of operation, it has no present obligation for that future expenditure and no provisions recognized। अगर अगर फैक्ट्री धुआं छोड़ रही है तो धुएं से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो अगर हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस ही तब्दील कर लें जिससे धुएं का मसला ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर क्या हमें स्मोक फिल्टर इंस्टॉल करने की जरूरत है कि नहीं? भाई गवर्नमेंट या लॉ आपको स्मोक फिल्टर इंस्टॉल करने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, लेकिन वो वजह जिस वजह से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है वो वजह ही खत्म कर दें हम अपने फ्यूचर एक्शन से, तो फिर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी स्मोक फिल्टर इंस्टॉल करने की, क्योंकि आप उसको अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। हाँ, लेकिन जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है वो पास्ट इवेंट है, और अगर कोई लॉ मौजूद है जो आपको बाउंड कर सकता है उस डैमेज को रेक्टिफाई करने के लिए, तो उसको रेक्टिफाई करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। ये दो बातें यहाँ मिक्स हो रही है, डैमेज ऑलरेडी कॉज्ड एंड डैमेज गोइंग टू बी कॉज्ड। इन दोनों में क्या हो गया, फर्क हो गया। तो जो डैमेज ऑलरेडी कॉस्ट है वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, और जो डैमेज गोइंग टू बी कॉज्ड है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अपने फ्यूचर एक्शन से, तो लिहाजा उसकी हम पर कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सारी बातें, ये जितनी भी बातें एक पैराग्राफ में लिखी हुई, ये 3 से 4 इलस्ट्रेशंस बन जाएंगी अभी आपके सामने, ताकि आप उनको पढ़ के इन बातों को ध्यान में रख लें।
ये एग्जाम्पल नंबर 2A से मैं शुरू करने लगा हूँ। जो भी आपने जितनी भी बातें पढ़ी ना इस पैराग्राफ में, सारी इसमें मौजूद। एग्जाम्पल 2A क्या लिखा हुआ है? कंटामिनेटेड लैंड, लेजिस्लेशन वर्चुअली सर्टेन टू बी इनेक्टेड। मैंने क्या बताया था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी काम को करने के लिए या किसी काम का मतलब तलाशी करने के लिए कोई कानून मौजूद ना हो, लेकिन वो कानून जो हो उसका बिल बन चुका हो और चांसेस यही हो कि वो कानून एक्ट की शक्ल में आ जाएगा, तो आज आपके ऊपर रिपोर्टिंग पीरियड में क्या होगी? ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करेगी। तो लिखा हुआ क्या है? तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। लेजिस्लेशन वर्चुअली सर्टेन टू बी इनेक्टेड, इस लाइन को पहले पढ़िए और मतलब समझिए क्या बात है इसका। कि कानून अभी बना नहीं है, लेकिन कानून ड्राफ्ट वे में तैयार हो चुका है, बिल बन चुका है। ड्राफ्ट लॉ जो होता है बिल होता है ना, लेकिन वो जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। ये बात क्या है? वर्चुअली सर्टेन है। 90% या उससे भी ज्यादा चांसेस हैं कि ये कानून बन जाएगा, इसकी कोई मुखालफत नहीं करेगा। सही है? तो इस बात को क्या बोला? लेकिन क्या अभी कानून बन चुका है या बनेगा? तो कानून बने बगैर अगर कानून का बनना वर्चुअली सर्टेन हो तो वो भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा। अब इसको पढ़ लें। एन एंटिटी इन द ऑयल इंडस्ट्री, एक बिजनेस है जो कि कहाँ काम करता है? ऑयल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल शेल, कोई भी नाम देना, शेल, शेल कंपनी कहाँ काम करती है? ऑयल इंडस्ट्री। कॉजेस कंटामिनेशन, उसका समंदरी जहाज आ रहा था, कराची में वाकया हो चुका है। कराची के समंदर में वो जो क्या कहते हैं वो पूरा कंटेनर जो है वो स्पिल्ड हो गया था वहां पर। बट क्लीन अप्स ओनली, अगर उनकी तरफ से कोई कंटामिनेशन होती है, कहीं ऑयल गिर जाता है जमीन पर या दरिया में या समंदर में, तो वो क्लीन अप कब करते हैं? बट ओनली क्लीन अप when required to do so under the laws of a particular country. वो क्लीन अप कॉस्ट जब भी इनकर करते हैं, वो उस पास्ट इवेंट को अपने लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट जब भी मानते हैं जब वहां कानून हो कि आपने एनवायरमेंट डैमेज कॉज किया, लिहाजा आप उसको क्लीन करें। इट मीन्स अगर कानून ना हो तो सुनिए, आप नहीं नहीं जवाब नहीं है इसका। इसका जवाब आपको देना है किसी और सेंस में, जो IS 37 का सेंस। अगर कानून ना हो तो नहीं, ये जवाब नहीं। वो अपने ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, ये सेंस है ना बात। यानी वो खुद कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते, वो उनकी कोई पास पब्लिश पॉलिसीज नहीं है, उनका कोई पास कंडक्ट नहीं है ऐसा जहां पर कानून ना हो उन्होंने तब भी ऐसा किया हो। मतलब वो जब ही करते हैं जब उनके ऊपर वो काम करना लीगल ऑब्लिगेशन, ये सेंस बना बात। वन कंट्री इन विच इट ऑपरेट्स, ऊपर मैंने एंटिटी को बोला शेल, वन कंट्री जहां वो ऑपरेट करता है, समझ जाए हमारा अपना मुल्क प्यारा पाकिस्तान। वन कंट्री इन विच इट ऑपरेट्स हैज हैड नो लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग क्लीनिंग अप, एक मुल्क जहां पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता हो, वहां पर ये एंटिटी ऑपरेट कर रही है। एंड द एंटिटी हैज बीन कंटामिनेटिंग लैंड इन दैट कंट्री फॉर सेवरल ईयर्स, और ये एंटिटी जो है वो जमीनों को, दरियाओं को, समंदरों को तबाह किए जा रही है। एट 31 दिसंबर, और हमारी गैरत जागी, हमें होश आया 31 दिसंबर 2010, it is virtually certain that a draft law bill requiring a cleanup of land already contaminated will be enacted shortly after year. आज रिपोर्टिंग डेट पर, रिपोर्टिंग पीरियड में बिल आ चुका है, लेकिन ईयर एंड तक वो बिल अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में अप्रूव हो जाएगा। तो आज बिल का रिपोर्टिंग डेट तक बन जाना और उसका आज रिपोर्टिंग डेट पर वर्चुअली सर्टेन होना कि वो कानून
बन जाएगा। आपके माजी के जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं कंटामिनेशन, उनको आपके ऊपर क्या बना रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन टू रेक्टिफाई देम। ठीक है जी। तो लिखा हुआ क्या जनाब, एट 31 December 2010 it is virtually certain that a draft law requiring a cleanup of land already contaminated will be enacted shortly after year। जवाब लिखना है इसका, हम बोलेंगे प्रेजेंट obligation as a result of past obligating event। The past event is contamination of land, as the legislation is virtually certain to be enacted, it becomes obligating event and creates what, legal obligation to clean up the land or clean up the site। So the obligating event is the contamination of land because of virtual certainty of legislation requiring cleaning up। An outflow of resources embedding economic। अब जब कानून बन गया तो अब जेब से तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। आउटफ्लो क्या है, प्रॉब्लम। हाँ, कानून बन गया है, हम कानून को रोक सकते हैं, हम कानून के आगे दीवार बन सकते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे इस कानून के खिलाफ वगैरह वगैरह, या हम किसी और तरीके से इसको अवॉइड कर लेंगे। जो लोग इन्फोर्स करवाने आएंगे हम उनको मना लेंगे किसी और तरीके से, फिर अब बोलेंगे आउटफ्लो इज नॉट प्रॉपर। समझ पा रहे हैं? यानी कानून होगा लेकिन कानून के ऊपर सख्ती कितनी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टैंडर्ड खुद बोलेगा आपके सामने। अगर कानून के ऊपर सख्ती नहीं है, स्ट्रिजेंसी नहीं है, मतलब तो फिर तो आपका आउटफ्लो प्रॉबल नहीं है ना। यस, ऑब्लिगेशन मौजूद है लेकिन आउटफ्लो प्रॉबल नहीं है, फिर क्या करें, प्रोविजन ना बनाए घर से, या कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला ऑप्शन। फिर प्रॉबल नहीं है तो फिर क्या है, नॉट रिमोट पॉसिबल, मतलब डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। रिमोट यस, डू नथिंग, खत्म। ठीक है जी। कंक्लूजन, अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ द। देखिए, आप कभी भी कानून को कमजोर नहीं कह सकते जब तक के क्वेश्चन आपको खुद प्रोवाइड ना करेगा। तो अब नॉर्मल जवाब तो यही होगा, अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्लीनअप। लफ्ज जैसे हैं ऐसे इस्तेमाल करने हैं, इन्हीं के मार्क्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर में मार्क्स किस चीज के मिलेंगे, पास्ट इवेंट बताने के, ऑब्लिगेटिंग इवेंट बताने के, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है या कंस्ट्रक्टिव ये बताने के, फिर आउटफ्लो प्रॉबल है, और आखिर में प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टीमेट। ये लफ्ज बेस्ट एस्टीमेट जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि स्टैंडर्ड ने लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो पहला जो केस था वहां पर कंटामिनेशन को क्लीन अप करना आपके ऊपर क्या थी, लीगल ऑब्लिगेशन, लेजिस्लेशन के वर्चुअली सर्टेन होने के बिना। अच्छा, अगर कानून पहले से मौजूद था फिर तो तब भी लीगल ऑब्लिगेशन, वो तो अंडरस्टूड बात है कि नहीं। अच्छा, अब कानून ना है ना लेजिस्लेशन वर्चुअली सर्टेन है, अब क्या होगा, अब ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हो सकती है, कंस्ट्रक्टिवली। कैसे, by conduct of an entity, by public announcement, by creating valid expectation on the part of those that are affected। जो मुतासरीन हैं उनमें अनाउंसमेंट करके, नहीं हमारे वजीर जाते हैं सलाह में ऐलान करके आते हैं कि आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। ये मजाक जबान से बोल देना ये मजाक बात नहीं होती, पर इसकी वजह से क्या होती है, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी। दुनिया में बहुत बड़ी बात होती है, हमारे यहाँ ना हो अलग बात। ठीक है। एग्जाम्पल 2B है, कंटामिनेटेड लैंड एंड कौन सी ऑब्लिगेशन, लीगल नहीं, कंस्ट्रक्टिव। एन एंटिटी इन द ऑयल इंडस्ट्री कॉजेस कंटामिनेशन and operates in a country where there is no environmental legislation। फिर हमारी बात हो गई। However, the entity has a widely, ये बहुत बातें करते हैं, ये बहुत क्या कहते हैं, बयान देते हैं किस बारे में, माहौल को प्रोटेक्ट करने के बारे में। Publish environmental policies in which it undertakes to clean up all the contamination it causes। The entity has a record of, और खाली बातें नहीं करते, खाली बातें नहीं करते,
जहां माजी में ऐसा हुआ है अपनी कही हुई बात को ऑनर भी कर। अब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इसका मतलब खाली बोल देना मतलब ये नहीं, एक पब्लिक अनाउंसमेंट एक अलग चीज है, लेकिन अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां माहौल दिखाना, माहौल को प्रोटेक्ट करने की बात करना अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, तो आपकी अपनी पब्लिश पॉलिसीज कहाँ आती हैं? एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर आ रही है। तो खाली उसमें लिखते नहीं है वो, अगर कुछ ऐसा होता तो बाकी अमल करके भी दिखाते। अब क्या बोलता है जनाब? प्रेजेंट obligation as a result of past obligating event. The obligating event is the past event is the contamination. मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट से करता हूँ. The past event is the which creates constructive obligation and becomes what? Obligating event due to published policies of the entity. The obligating event is the contamination of land which gives rise to a, because the conduct of the entity has created, ये जुमला भी बड़ा important है, created a valid expectation on the part of those affected by it that the entity will clean up the contamination. माजी में जो एंटिटी का कंडक्ट रहा है वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, उनके अंदर ये उम्मीद जगा रहा है कि अगर ये वाकया यहाँ भी हुआ है तो ये एंटिटी अपनी कहीं भी बातों को या अपने माजी के किए हुए अमल को आज भी ऑनर करेगी. An outflow of resources embedding economic benefits in settlement. क्या होगा? माजी में आपने ऑनर किया है तो आपका माजी में कंडक्ट पूरा करना, आउटफ्लो का क्या है? ज्यादातर चांस यही बता रहा है कि आउटफ्लो होगा आपकी जेब से. कंक्लूजन क्या है? A provision is recognized for the best estimate of the cost of cleanup. अब इसमें डिफरेंट सिनेरियो डेवलप कर लें जो पेपर में आ सकते हैं. सिनेरियो 2-3 तो आपके सामने आ गए. पहला सिनेरियो, लॉ ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है तो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी. लॉ ऑपरेट नहीं कर रहा, वर्चुअली सर्टेन है, तो तब भी लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी. लॉ ऑपरेट नहीं कर रहा, ना लेजिस्लेशन टू बी इनेक्टेड जो है वो वर्चुअली सर्टेन है, तो अब आपकी जब तक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होगी या आपका माजी का कंडक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं. अब इधर एग्जामिनर का घुमाना, वही IAS 10 से कनेक्ट करने का. 28 दिसंबर को आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है, उसमें फैसला हुआ है कि आप क्लीन अप करेंगे, लेकिन क्लीन अप करने की पब्लिक अनाउंसमेंट 2 जनवरी को होती है. तो क्या पास्ट इवेंट 31 दिसंबर तक रिपोर्ट आपके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं? मैंने क्या बोला, डायरेक्टर्स का 4 दीवारी में फैसला करना कभी भी किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकता. ये चीज ध्यान में रखिएगा. अगर डायरेक्टर मीटिंग में फैसला हो चुका है क्लीनअप का, उससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, उसको एक और मीटिंग बुला के रिवर्स भी किया जा सकता है. आप बाउंड कब होंगे? जब आप ये बात पब्लिक को अनाउंस करें, उसके बगैर आप बाउंड नहीं. ठीक है बेटा, बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये इस तरह फिर टेक्निक समझेंगे पेपर में किस तरह इन्हीं पॉइंट्स को तब्दील किया जा रहा होगा आपके पास. उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ऑफ शोर ऑयल फील्ड. ऑफ शोर तो कंपनी आपने सुनी, ऑफ शोर कंपनी, ऑफ शोर ऑयल फील्ड. An entity operates an offshore oil field where its license, जैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से एक्सो मोबिल करके शायद एक कंपनी थी जो आई थी पाकिस्तान में कराची के मकाम पर, जो बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व एक्सपेक्टेड था उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. समझ लें वही कंपनी जिसके पास समंदर के दरमियान ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की क्या है? टेक्नोलॉजी. तो जाहिर सी बात है वो कंपनी है अमेरिकन, वो ऑपरेट कहाँ कर रही है? पाकिस्तान में. उसके लिए क्या है? ऑफशोर, मतलब अपने मुल्क से बाहर जाके ऑपरेट कर रही है. तो वो यहाँ पर जब ऑपरेट करेगी तो उससे हुकूमत का क्या होगा? एग्रीमेंट होगा कि आपको हमने लाइसेंस दिया किस चीज का कि आप क्या कर सकें, यहाँ पर अपना प्लांट वगैरह इंस्टॉल करें और फिर यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करें. उसका कितना % हिस्सा आपको मिलेगा, कितना % हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा, वगैरह वगैरह.
तो ये आपका लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो जाता है। एन एंटिटी ऑपरेट्स एन ऑफशोर ऑयल फील्ड वेयर इट्स लाइसेंसिंग एग्रीमेंट रिक्वायर्स। लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म। और जब भी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म आएगी आप पर क्या क्रिएट होगी? लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बात कंस्ट्रक्टिव नहीं, लीगल बात है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कहता है रिक्वायर्स टू रिमूव द ऑयल रिग एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन एंड रेस्टोर द सी बेड। जब 20 साल बाद यहां से ऑयल निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये वेल सारे खाली हो जाएंगे, यहाँ का रिजर्व डिप्लेट हो जाएगा। डिप्लेशन समझते हैं? ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है ना, इनके लिए हम डेप्शन इस्तेमाल नहीं करते, डेप्लेशन बोलते हैं। डेप्लेशन, नेचुरल रिसोर्स डेप्लेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब ये ऑयल रिजर्व डेप्लेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तो आप तो यहाँ से चले जाओगे, एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो ये जो मलबा रखा हुआ होगा, मलबा समंदर में, ये यहीं छोड़ के चले जाएंगे। पता है क्यों? क्यों? मैं आपको सबसे आसान में समझाऊं। अगर आप अभी बाहर जाएं, यहाँ से कैंपस से बाहर जाएं, आईकेएफ का पुराना ऑफिस को देखिएगा, जहाँ से गली में दरवाजा, तो आईकेएफ का एक बोर्ड, जो बोर्ड ना हैदराबाद ऑफिस, वो ऐसे साइड पे लगा हुआ है, उन्होंने वही छोड़ दिया। अभी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने तो हो गए उनको शिफ्ट हुए, अब तक नहीं उठाया। क्यों नहीं उठा रहे? सवाल ये। इतना ऊपर बंदा चढ़ाएंगे, उससे बोर्ड उतरवाएंगे, उतरवा के जो पैसे खर्च होंगे वो ज्यादा होंगे, बोर्ड को स्क्रैप करने के बाद पैसे कम मिलेंगे। फायदा नुकसान है? फायदा बस छोड़ दो, लगा रहे तो कोई टेंशन नहीं। अब जिस जो किराए पे देगा वो खुद देख लेगा, बस हमारे सर का दर्द। उसूली तौर पर तो क्या, एथिकली तो कहते हैं, लेकिन क्या आई कैप के ऊपर उस बोर्ड को उतारने की ऑब्लिगेशन मौजूद है? कोई लॉ है जो उनको बाउंड करे? कोई कॉन्ट्रैक्ट में मालिक मकान ने लिखवाया था, हाँ भाई ये जो जितनी भी तुमने लगाई है ना, ये उतारते वक्त वापस लेके जाना। अगर हम ये रेंट एग्रीमेंट में ऐड कर दें तो क्या होगा? इनको उतारने की क्या होगी? लीगल ऑब्लिगेशन। और ये सारे, तो इनकी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी वो उसी वक्त इन स्ट्रक्चर या फिक्सचर्स की कॉस्ट का क्या बन जाएगी? पार्ट बन जाएगी। क्योंकि फिक्सचर लगाने से ही क्या हुआ? उसको डिसमेंटल करने की ऑब्लिगेशन क्या हुआ? क्रिएट हो गई। तो पास्ट इवेंट यहाँ पर क्या है? फिक्सचर्स का लगाना। इस तरह ये समंदर के अंदर जो स्ट्रक्चर छोड़ के जाते हैं ना, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल के जो असरात होते हैं बाकी रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर पॉल्यूट होता रहता है। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर छोड़ के चले गए आप, तो अब जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर छोड़ के चले जाएंगे तो उससे समंदर को नुकसान पहुंच रहा है। अब वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उनको पता है इसको रिमूव करके इसको स्क्रैप करेंगे, उससे पैसे कम मिलेंगे, रिमूव करने के लिए बहुत खर्चा होता है, तो हम लॉस में जाएंगे, इसलिए वो बोलते हैं इधर ही छोड़, किसी काम का नहीं है। तो बहरहाल, तो अब अगर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में लिख दिया गया है कि ये प्लांट लगते ही तुम पर, तुम इसको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, तुम जाओ, तो इसमें इट मींस दैट यहाँ पास्ट इवेंट क्या है? प्लांट का इंस्टॉल होना, और वो आपके लिए ऑब्लिगेटिंग इवेंट है टू डिसमेंटल इट। तो प्लांट इंस्टॉल होते ही लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी टू डिसमेंटल। तो जो 20 साल के एंड पर खर्चा होना है डिसमेंटलिंग का, उसकी निकालेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू, उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, एसेट डेबिट करेंगे, लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, 2 तरीकों से IAS 37 में कवर होगा। और इसका एक और टॉपिक है हमारे पास, चेंज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी, IFRIC 1 के नाम से। अब तक टेस्ट नहीं हुआ है, अब तक टेस्ट नहीं हुआ है, 2019 में चेंज आने के बाद अब तक टेस्ट नहीं हुआ। बहरहाल चले, तो पढ़े जरा इसको, क्या लिखा हुआ है? एन एंटिटी ऑपरेट्स एन ऑफशोर oil field where its licensing agreement requires to remove the oil rig at the end of production and restore the seabed. 90% of the eventual cost of to the removal of the oil rig and restoration of damage caused by building it, जो आपके डिसमेंटलिंग कॉस्ट है उसका 90% बिलोंग करता है एसेट की कंस्ट्रक्शन से। 10% अराइज थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, और जो 10% इजाफी कॉस्ट है वो किस चीज की है? जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा तो उससे भी समंदर को नुकसान पहुंच रहा होगा।
तो अभी समंदर को नुकसान कितना पहुंचा है? जितना ऑयल रिग इंस्टॉल हुआ। अगर अब तक कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट ना हुआ हो तो क्या ऑयल के एक्सट्रैक्ट होने वाला नुकसान हुआ? जब ऑयल के एक्सट्रैक्ट वाला नुकसान हुआ ही नहीं तो पास्ट इवेंट है ही। जब पास्ट इवेंट ही नहीं है तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट कैसे हो सकता है? ये बुनियादी पॉइंट। पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ। 90% of the eventual cost relate to the removal of oil rig and restoration of damage caused by building it, and 10% arise through extraction of oil. At the end of the reporting period, the rig has been constructed, oil rig install हो चुका है, plant लग चुका है, but no oil has been, इन अब तक एक्टिविटी शुरू नहीं हुई। Present obligation as a result of the construction of the oil rig creates, कंस्ट्रक्शन क्या है? पास्ट इवेंट है। क्या क्रिएट कर रही है? लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द, क्योंकि लाइसेंस की टर्म्स थी ना, इसके लीगल ऑब्लिगेशन टू रिमूव द रिग एंड रेस्टोर द सीबेड, एंड दिस इज and is thus an obligation. At the end of the reporting period, however, there is no obligation to rectify the damage that will be caused by extraction of oil, क्योंकि अब तक कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो आप कितनी कॉस्ट पे करने के लिए लायबल होंगे? अगर ये काम यहीं पर अबेंडन हो जाए, रोक दिया जाए, तो आप पर लायबिलिटी 100% है 90%? इस तरह सोचना है। आज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? Outflow of resources imparting benefit is probable. Conclusion: a provision is recognized for the best estimate of 90% of the eventual cost that relates to removal of the oil. Clarity देखें बातों में, क्लियरिटी देखें बातों में। क्लियरिटी मतलब कौन सी वाली कॉस्ट का प्रोविजन बनेगा और कौन सी वाला, ये क्लियरिटी है, लाइक कम्युनिकेशन का स्टाइल। एंड restoration of damage caused by building it. These costs are, देखो अब यहां तक बात नहीं रुकी ना, अब इसमें ट्रीटमेंट वाली बात करनी है। IAS 16 भी इसकी बात करता है। These costs are included as part of the cost of oil. एक तरफ ये डेबिट होगा एचएटी कॉस्ट का, दूसरी तरफ क्या होगा? लायबिलिटी या प्रोविजन क्या होगा? क्रेडिट होगा। The 10% of costs that arise through extraction of oil are recognized as a liability when oil is, the remaining 10% कॉस्ट है उसका पास्ट इवेंट अभी हुआ ही नहीं। जब पास्ट इवेंट हुआ ही नहीं है, जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्लीन अप करने की हम पर अब तक कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। वो कब होगी? तो 10% कॉस्ट दैट अराइज थ्रू द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल आर रिकॉग्नाइज्ड। देखो अब वो जुमला जो एग्जामिनर का है, वो स्टाइल देखो, वो नॉट नहीं बोल रहा कि हम नहीं करेंगे, बोलेंगे हम करेंगे। कब? जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। ना वाली बात है ही नहीं, जुमले में ना नहीं, नेगेटिव कम्युनिकेशन नहीं। इससे पहले मैं आपको ये बात इंडिकेट कर चुका हूं, अगर आप देखें इस बात। चलिए एक और एग्जांपल जो भी हमने पढ़ी उसी की तफसील। लीगल रिक्वायरमेंट टू फिट व्हाट? स्मोक फिल्टर्स। क्या कहता है भाई? अंडर न्यू लेजिस्लेशन, एक नया कानून वजूद में आ गया है, अब आ गया है, वर्चुअली सर्टेन की बात नहीं कर रहा, आ गया। एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू फिट टू इट्स फैक्ट्रीज बाय 30 जून 2021। हुकूमत ने कानून पास कर दिया, सबको कहा कि भाई अपनी अपनी फैक्ट्रीज को क्या कर लो, अपडेट कर लो, सबके पास स्मोक फिल्टर लगे होने चाहिए ताकि आसमान पर धुआं ना छूटता था, मतलब माहौल खराब ना हो, पोल्यूशन ना हो वगैरह वगैरह। कितना वक्त दिया? कितना वक्त दिया? 30 जून 2021 या 2011, जो बोलना चाहिए। हम आज कहाँ खड़े हैं? सवाल तो ये होगा। अब देखो क्या बोलता है, एंटिटी हैज नॉट फिटेड द स्मोक फिल्टर। यहाँ पास्ट इवेंट क्या है? स्मोक फिल्टर फिट ना करना। तो क्या स्मोक फिल्टर फिट ना करना हमारे लिए ऑब्लिगेटेड इवेंट है? हमने क्या बोला? अगर हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है
इसका, तो ये कभी भी हमारे लिए, और स्मोक फिल्टर क्या है, एक एसेट है ना, जब तक एसेट डेबिट नहीं, इसमें लायबिलिटी क्या है, क्या हुकूमत को मैंने कोई पेमेंट करनी है, नहीं ना। स्मोक फिल्टर लगाने की लायबिलिटी कब क्रिएट होगी, जब मैं स्मोक फिल्टर परचेज कर लूंगा, एसेट परचेज करूंगा तो एसेट डेबिट होगा, तो उसको पे करने की लायबिलिटी क्या होगी। तो पहला सवाल अपने आप से करें, क्या मैंने कोई एसेट परचेज किया, नहीं। जब मैंने कोई एसेट परचेज ही नहीं किया तो उसके अगेंस्ट मुझ पर पेमेंट करने की कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं हुई। एसेट परचेज करना पास्ट इवेंट होता और उसको पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन मुझ पर क्या होती, लायबिलिटी होती। अब ना करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हो सकते हैं, क्या पता मुझ पर फाइन या पेनल्टी लगे, लेकिन अगर मैं उन फाइन या पेनल्टी को भी अवॉइड कर सकता हूँ, कैसे, अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करके या अदरवाइज दूसरे वाले तरीके से, तो फिर वो फाइन या पेनल्टी भी मुझसे ऑब्लिगेशन नहीं है। ये अभी हमने वही बातें पढ़ी हैं सारी जिनके सिनेरियो हम देख रहे हैं। तो कहता है, अभी देखिएगा अल्फाज क्या है भाई, लास्ट डेट क्या थी, अभी हमने क्या ईयर एंड किया है, तो जहां अभी हम खड़े हैं वहां तो इस काम को करने के लिए 6 महीने बाकी, हम तो आखिरी डेट से पहले कोई काम करते ही नहीं, हम तो आखिरी तारीख से पहले काम, हमें एग्जामिनेशन फॉर्म आखिरी तारीख को भरना है, असाइनमेंट रात को हमने 11:59 जमा करवा दी, अपलोड करनी है, सबमिट का बटन दबा, हम लास्ट डेट से पहले कौन सा काम करते हैं, हर चीज हमारी बिल्कुल पीक पर। बिल भरने की आखिरी तारीख आज, चले मैं आज ही भरना, वो बिल भरना भूल गया, अरे 12 बजने वाले हैं, वो यार इजी पैसे से पेमेंट कर दो उसकी, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो 6 महीने पड़े यार, मतलब अब 6 महीने पहले, इतनी जल्दी किस बात की है, बहुत टाइम पड़ा है, एग्जाम बहुत दूर है, क्यों पढ़े अभी हम, सिंपल सी बात, एग्जाम मतलब पेपर की तैयारी करने की हम पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, हमारी मर्जी हम पढ़े, हमारी मर्जी हम ना पढ़े। तो हाँ चले बहरहाल पढ़ लेते हैं फिर लोग। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, 31 दिसंबर 2010, यानी इस डेट से 6 महीने पीछे। तो इस डेट पर ना हमने अब तक कोई स्मोक फिल्टर फिट किया है, ना हम पर अब तक कोई फाइन या पेनल्टी लग सकती है, क्यों, क्योंकि अभी तो वक्त ही बहुत बाकी है। यस और बोलो, तो लिखा हुआ क्या है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, कोई पास्ट इवेंट ही नहीं है, और ना जब वो पास्ट इवेंट ही नहीं है तो उसका ऑब्लिगेटिंग होने का या नॉट ऑब्लिगेटिंग होने का सवाल ही पता नहीं होता, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया नॉट ऑब्लिगेटिंग, नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट आइदर फॉर कॉस्ट ऑफ फिटिंग द, क्योंकि अब तक हमने कोई स्मोक फिल्टर परचेज नहीं किया कि हम उसको डेबिट करके लायबिलिटी क्या करें, क्रेडिट करें, और फॉर फाइन्स अंडर द लिस्ट, ना ही हमने वक्त को क्रॉस किया है कि हम पर फाइन या पेनल्टी लगे, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो पॉसिबल भी नहीं, क्या है, डू नथिंग, नो प्रोविजन इज, जब पहले के जवाब भी नो मिल गया तो पॉसिबल की बात भी नहीं आएगी ना, क्योंकि पॉसिबल तो फिर उस कहानी अगले अकाउंटिंग पीरियड की है, इधर तो पॉसिबल है ही नहीं ना कि पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोई पॉसिबिलिटी निकल आए और ये कंफर्म हो जाए हमारे लिए। नो प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक फिल्टर्स, कहां पहुंच गए, अगले अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर 31 दिसंबर 2011 या 2021, ये डेट गुजारने के बाद, यस और नो, पक्का। अब ये डेट गुजारने के बाद आप ये लफ्ज पढ़े, द एंटिटी हैज नॉट येट, ये लाइन आप दोबारा पढ़ के इससे जोड़ो, क्या अब हम वो डेट क्रॉस कर चुके हैं, आखिरी तारीख भी गुजर चुकी है और उसको भी 6 महीने गुजर चुके हैं, अब तक हमने कोई स्मोक फिल्टर फिट नहीं किए, तो जाहिर सी बात है जब तक स्मोक फिल्टर फिट नहीं करेंगे तो उसकी कॉस्ट को पे करने की ऑब्लिगेशन आप पर अराइज नहीं होगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन, किस चीज की ऑब्लिगेशन नहीं, स्मोक फिल्टर की कॉस्ट को पे करने की, क्योंकि परचेज ही नहीं किया अब तक, there is still no obligation for the cost of fitting the smoke filter because no obligation has occurred, that is what the fitting of the filters. However, an obligation might arise to pay fines or penalties under the legislation
because the obligating event has occurred, that is what, non-compliant of operation of the factory. कि आपकी फैक्ट्री चल रही है लेकिन जो गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया वो चीज यहाँ फिट नहीं। अब इसको ले आओ कोरोना की वैक्सीन पर, गवर्नमेंट एक डेट अनाउंस कर देगी और बोलेगी आपके जितने भी लेबर होंगे इस डेट तक क्या होने चाहिए, वैक्सीनेट होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल। और अगर वैक्सीनेट ना हो तो वैक्सीन लगवाने की हम कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे, वैक्सीनेशन कॉस्ट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि कोई वैक्सीन जब लगी ही नहीं है तो उसकी कॉस्ट कहाँ से आएगी। तो खैर वैक्सीन तो फ्री ऑफ कॉस्ट लग है फिलहाल, लेकिन एक मिसाल देने जा रहे हैं, अगर आपको खुद से लगवानी पड़े पैसे देकर, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है ज्यादा में ज्यादा नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के तहत क्या लग सकती है, फाइन या ठीक है जी। या अगर आप गवर्नमेंट को एग्री कर सके कि हमारे यहाँ रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, कोई भी बंदा यहाँ पर इंटर नहीं हो सकता बगैर क्या कहते हैं मास्क के, बगैर कॉस्ट्यूम के, इस तरीके से, तो हो सकता है गवर्नमेंट इस बात पर अगर एग्री होता है तो आप पर फाइन या पेनल्टी भी ना लगे। मतलब आप अपने फ्यूचर कंडक्ट के जरिए किसी चीज को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं फिर आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी पे करने की ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं। बहरहाल दोबारा पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द cost of fitting the smoke filters because no obligating event has occurred, the fitting of the filters. However, an obligation might arise to pay fines or penalties under the legislation because the obligating event has occurred, the non-compliant of operation of the factory. An outflow, अब ये है कि भाई वो नॉन कंप्लाइंट इवेंट हो चुका है, वो क्या था, स्मोक फिल्टर इंस्टॉल ना करना, उसकी वजह से आप पर क्या क्रिएट हो सकती है, फाइन या पेनल्टी पे करने की ऑब्लिगेशन। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, आउटफ्लो का प्रबल होना, ये किस पे डिपेंड करता है, कानून की बालादस्ती पर। असेसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग फाइन्स and penalties by non-compliant operation depends on the details of legislation and stringency of the enforcement regime. कानून तो है लेकिन क्या कानून इंप्लीमेंट करने वाले भी हैं, अगर हैं तो फिर तैयार हो जाइए, जेब से पैसे निकलने। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन भी हैं, साईं का फोन करवा देंगे आप, ये वाला ऑप्शन है। या तो हमारे यहाँ जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो किनकी हैं, उन्हीं की है ना जो हुकूमत करते हैं, तो उन पे कौन लगाएगा फाइन या पेनल्टी, तो कानून है ही नहीं ना, मतलब कानून है तो सही इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सीधी बात है, तो फिर तो आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं हुआ ना, तो ऑब्लिगेशन होने के बावजूद भी आपको आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं। तो कहता है नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द स्मोक फिल्टर, इसका तो प्रोविजन नहीं बनेगा क्योंकि आपने उसको परचेज ही नहीं किया। However, a provision is recognized for the best estimates of any fines and penalties that are more likely than not to be. हाँ जी, इसको आप पढ़े, स्टाफ ट्रेनिंग, बल्कि इसका जवाब आप दे, क्या जवाब होना चाहिए इसका। बताइए। हुकूमत ने इनकम टैक्स का कानून बिल्कुल मुकम्मल तौर पे क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। आपके जो मौजूदा एम्प्लॉय हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो पुराने कानून को जानते थे, नए कानून की उनको अलिफ्बे भी नहीं आती। ऑप्शन नंबर 1, आप उनको ट्रेन करें। तो क्या कोई ट्रेनिंग परफॉर्म हुई है,
अगर ट्रेनिंग परफॉर्म होगी तो ट्रेनिंग का एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, उस पेमेंट को पे करने की लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो ऐसी वो चीजें जो इनकर ही ना हो, उनकी लायबिलिटी कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकती जब तक वो काम ना हो जाए। अब अगला पॉइंट क्या है कि आप इस ट्रेनिंग कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पुरानों को निकालें, जो नया कानून जानते हैं उनको जॉब पे देते, तो आप अपने फ्यूचर कंडक्ट से इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर इनको निकालने पर इनको कोई फाइन्स या पेनल्टीज देनी पड़ सकती है तो फिर वो आपके ऊपर क्या होगी, ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब लिखा हुआ क्या आ गया, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस number of changes to income tax system. As a result of these changes, an entity is in the financial service sector will need to retrain a large portion of its administrative and sales workforce in order to ensure continued compliance with financial service regulation. At the end of reporting period, no retraining of staff has taken place. There is no present obligation बिकॉज नो ऑब्लिगेटिंग इवेंट, मतलब जब ट्रेनिंग इनकर ही नहीं हुई तो ट्रेनिंग को पे करने की कॉस्ट आप पर लायबिलिटी कैसे हो सकती है। कंक्लूजन क्या है, नो प्रोविजन इज। कोर्ट केस हम पढ़ चुके थे, अगर आपको याद हो, शादी वाला केस जो था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, ये मैंने इसके साथ आपको कौन सी एग्जाम्पल पढ़ाई थी, 11 ओवरहॉलिंग वाली, बी पढ़ा दीजिए। ये सारी बातें वही चल रही हैं जिसमें हम फ्यूचर कंडक्ट के जरिए किसी भी चीज को अवॉइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, repairs and maintenance. Some assets require, in addition to routine maintenance, substantial expenditure every few years for major refits or refurbishment and the replacement of major components. IAS 16 property plant equipment give guidance on allocating expenditure on an asset to its component parts where these components have different useful lives to provide the benefits in different pattern. याद होगा आपको एक सवाल करवाया था, एयरक्राफ्ट था, उसमें एक कंपोनेंट इंजन था, एक कंपोनेंट एयर फ्रेम था, फिर एक तीसरा कंपोनेंट ओवरहॉलिंग कंपोनेंट था। इन तीनों की यूजफुल, इंजन की लाइफ 20 साल है, आपका एयर फ्रेम की लाइफ 10 साल है, ओवरहॉलिंग कंपोनेंट की लाइफ 3 साल है। तो अब आप एयरक्राफ्ट जो टोटल डेप्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इंजन की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय 20 करके, एयर फ्रेम की कॉस्ट को डिवाइड बाय 10 करके, और ओवरऑल कॉस्ट को डिवाइड बाय 3 करके, अगर याद हो। तो फिर इस केस में जिस एसेट के मल्टीपल कंपोनेंट्स हो जिनकी अलग अलग यूजफुल लाइफ है उनको अलग अलग कैपिटलाइज करते हैं। एग्जाम्पल ट्रेन की भी है, ट्रेन के दो कंपोनेंट है, इंजन लोकोमोटिव और दूसरा बोगी डब्बे। तो डब्बों की लाइफ अलग है, इंजन की लाइफ अलग है, तो इंजन अलग कैपिटलाइज होगा, डब्बे अलग कैपिटलाइज होंगे। डब्बों की डेप्शन जो होगी वो डब्बों की लाइफ के हिसाब से चार्ज होगी, इंजन की डेप्शन इंजन की लाइफ के साथ चार्ज होगी। वैसे जो हमारे पास चल रहे हैं जो इंजन वो ऑलरेडी फुली डेप्शन आए थे चाइना से, वहां गए, वहां से गए इंडिया, इंडिया से रिजेक्ट होकर कहाँ पर आए, पाकिस्तान। जिसको कोई रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता उसको मैं एक्सेप्ट करता। ठीक है, तो सोचे जरा, चाइना से रिटायर होकर इंडिया गए, इंडिया ने रिजेक्ट किया, कहाँ गए, पाकिस्तान आ गए। हाँ यहाँ चल रहे हैं जैसे, वो तो बोला बने ही हम यहाँ के लिए, क्योंकि पटरियां उनके हिसाब से ना जैसे वो हैं, ऐसा ही ना। हमारे ड्राइवर का जो इंजन रेलवे ड्राइवर होता है उसका बस चले तो आपको ट्रेन की व्हीलिंग करके दिखा देगा, नहीं, स्टंट मास्टर होते हैं भाई। ठीक है जी, जहाज तो व्हीलिंग करता है ना, लैंड करते हुए, लैंड करते हुए जहाज व्हीलिंग करता है ना, दो पहियों पे लैंड करता है, अगला वाला पहिया बाद में आता है। मजाक समझ रहे हैं मेरी बात को यार।
चलिए हो गया। आप भी जाल उड़ा सकते हैं चाहे तो, आप भी जाल उड़ा सकते हैं चाहे तो। कैसे? कैसे? सोचे कैसे? उड़ाते रहते हैं क्लास में बैठ के, फ्लाइट पकड़ते रहते हैं इधर से उधर। एग्जाम्पल 11 है, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। अब फर्नेस, फर्नेस किसको बोलते हैं? जहां पर आग जलाई जाती है, जैसे स्टील मिल के अंदर फर्नेस होता है, जिसमें वो लोहा भट्टी में डाला जाएगा, ठीक है ना। अब फर्नेस एज अ लाइनिंग, आसान कर लो, तंदूर वाले को देखा, तंदूर वाले को, तंदूर बना था तंदूर, तो जो उसकी जो बॉर्डर दीवार होता है, दीवार उसमें ऐसे मटेरियल लगा होता है जिससे वो रोटी चिपक के पक रही होती है, तो वो हर साल क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते रहते हैं। क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा आता है उनके पास, बोलता है तंदूर चेंज करो इस साल, वो खुद से कर रहे हैं। चले, a furnace the lining that needs to be replaced every 5 years for technical reasons. At the end of the reporting period the lining has been in use for 3 years. ठीक है, कितना वक्त हुआ है भाई, 5 साल भी हो जाए तब भी उसको रिप्लेस करने की जरूरत, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप पूरा तंदूरी चेंज कर दें। अब तो आपको पता है मोबाइल तंदूर आ गया है, एक कंटेनर बना होता है, इसको अब किसी जगह क्या करें, मूव कर दें, उसमें गैस का पाइप डालें और कहीं भी आप तंदूर की रोटियां लगाना शुरू करें। मुख्तलिफ मतलब वे ऑफ कंडक्ट आ गया है बिजनेस करने, उसके लिए किसी जगह इंस्टॉल करना भी जरूरी नहीं। खैर ये तो भट्टी की बात हो रही है यहाँ पर, तो बताने का मतलब ये है कि भाई अगर वो वही वाली कहानी, ओवरहॉलिंग वाली कहानी, कि क्या हम 5 साल के एंड पर या 3 साल के एंड पर ओवरहॉलिंग, अभी तो यहाँ 5 साल हुए भी नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तब भी हम पर ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं, क्योंकि हम इसको अपने फ्यूचर एक्शन से अवॉइड कर सकते हैं। तो जब तक वो रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इनकर नहीं होगी। जैसे स्मोक फिल्टर फिट नहीं हुए थे, उनकी कॉस्ट इनकर नहीं हुई थी। जैसे दूसरा केस, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं हुई थी तो उनकी कॉस्ट इनकर नहीं हुई थी। वैसे यहाँ पर जब तक रीलाइनिंग फिट नहीं होगी उसकी कॉस्ट इनकर नहीं होगी। जब तक ओवरहॉलिंग परफॉर्म नहीं हो जाएगी उसकी कॉस्ट इनकर नहीं होगी। जब तक पास्ट इवेंट ही नहीं होगा तो फिर लायबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? ठीक है, पर वो ना करने पर आपके साथ क्या हो रहा है उसको आप मजीद एनालाइज करें। नॉन कंप्लायंस की बेस पर आपके साथ कुछ होने लगा है तो फिर किसी और चीज की लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। ये बुनियादी कायदा। Because there is no parent obligation, no provision is recognized. The cost of replacing the lining is not recognized because at the end of the reporting period, no obligation to replace the lining exists independently of the company's future action. Even the intention to incur expenditure depends on the company deciding to continue operating the furnace or to replace the lining. अगर आप फ्यूचर में फर्नेस ही बेच देंगे तो आपको इसकी लाइनिंग को रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं, इसके बदले नया फर्नेस आएगा उसमें लाइनिंग हुई भी होगी। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉग्नाइज, आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज ना करें बल्कि द डेप्रिसिएशन ऑफ द लाइनिंग टेक्स अकाउंट्स ऑफ इट्स कंजम्पशन, दैट इज इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years. द रीलाइनिंग कॉस्ट देन इनकर्ड आर कैपिटलाइज्ड, वही ओवरहॉलिंग की तरह, with the consumption of each new lining shown by depreciation over the subsequent 5 years. जब आप नई लाइनिंग खर्च के लिए पैसा खर्च करें उसको कैपिटलाइज करें, फिर उस लाइनिंग की कॉस्ट को आप क्या करें 5 साल पर डेप्रिशिएट करें। जब आप एयर फ्रेम में सीट्स वगैरह क्या करें चेंज करें उनको आप कैपिटलाइज करें, पुरानी सीट्स की WDV को माइनस करके डिस्पोज ऑफ करके, और जो नई सीट्स वगैरह आई हैं उनको उनकी लाइफ के हिसाब से क्या करें डेप्रिशिएट करें। एयरक्राफ्ट पे फिट कर दें, ट्रेन में फिट कर दें, कहीं भी फिट कर सकते हैं इस कहानी को। अब एग्जामिनर की मर्जी वो आपको कहानी नए तरीके से किस तरह दिखा रहा है सब कुछ यही। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम एग्जाम्पल यहाँ पे कवर कर चुके हैं और आइंदा क्लास के अंदर हम इसकी सिनेरियोस के ऊपर काम कर रहे होंगे, मैं नहीं बल्कि आप कर रहे होंगे। अब ये है कि आइंदा क्लास में ये आपको ओपन बुक के लिए मैं हैंड आउट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आज नहीं पढ़ा तो उस दिन पढ़ लीजिएगा, ये आपकी मर्जी।